डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर एक्सपर्ट से होती है बातचीत। लेकिन फोन इन कार्यक्रम होने के कारण आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। तो कुछ खास विषय हम चुनकर लाते हैं इस कार्यक्रम में ताकि आपकी जो आमदनी है उसमें भी इजाफा हो, साथ ही फसलों का जो गुणवत्ता युक्त उत्पादन है वो भी प्राप्त किया जा सके। और इसी उद्देश्य के साथ कुछ खास विषय आज भी चुनकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उन विषयों पर जिस पर आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से करेंगे बातचीत। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में बात होगी प्राकृतिक खेती पर, साथ ही बात होगी सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है, यानी कि कोई भी पैसा नहीं लगना है कॉल करने पर। तो बेझिझक अपने सवालों के साथ जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान। इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप भेजने के अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजें तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मुर्तजा हसन। आप प्रधान वैज्ञानिक है संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर मुर्तजा से हम समझेंगे संरक्षित खेती के बारे में। जी हाँ, तो डॉक्टर मुर्तजा हमें बताएं कि जो संरक्षित खेती शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों के लिए या फलों के लिए भी, तो इसका अर्थ क्या है, क्या मायने हैं संरक्षित खेती के? संरक्षित खेती एक आधुनिक तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के अंदर किसान भाई सालों भर उद्यानिक फसलें जैसे कि सब्जी है, फल है, फूल है और सीडलिंग्स है, इसका उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि नाम है संरक्षित खेती, और इसमें हम कुछ संरचनाएं का इस्तेमाल करते हैं जिसे किसान भाई ग्रीन हाउस, नेट हाउस, शेड नेट के नाम से जाने जाते हैं। जब इस तरह की खेती होती है तो इसका सिद्धांत ये होता है कि इसके अंदर पौधों के अनुसार जो क्लाइमेट है और पौधों के अनुसार जितना भी वातावरण चाहिए वो उसको मेंटेन किया जाता है। इस तरह के संरचना में पौध बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और पौधों में बीमारी भी कम से कम लगती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पौध स्वस्थ रूप से होकर करके काफ़ी अच्छा पैदावार करते हैं। और इस तरह की खेती खास करके आजकल ये देखा गया है कि किसान भाई के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, सालों भर पैदावार करने के लिए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। बिल्कुल, तो है ना ये फ़ायदे का तरीका। अगर आप संरक्षित खेती करते हैं तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं रोग कीट की, उससे छुटकारा मिल जाता है और साल भर आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है जिसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें नियंत्रित वातावरण में फसलों की खेती की जाती है। इन संरक्षित संरचनाओं में कीट अवरोधी नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नई तकनीकों से लैस पॉली हाउस, प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई तकनीक आदि शामिल हैं। इन तकनीकों के तहत सब्जी और अन्य फसलों की साल भर खेती की जा सकती है। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों को जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है। पॉली हाउस की बात करें
तो इसका इस्तेमाल नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही पॉली हाउस में किसान बेमौसमी सब्जी लगाकर ज्यादा फायदा भी ले सकते हैं। किसान सब्जियों की संरक्षित खेती के तहत टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, हरी प्याज, सेम और मटर लगा सकते हैं। इनके अलावा चुकंदर, मिर्च, धनिया, बैगन, भिंडी, करेला, शलजम, मूली, गाजर, अदरक और मिर्च आदि की खेती भी कर सकते हैं। अभी बात करें तो फरवरी में पॉली हाउस के अंदर बैगन की नर्सरी तैयार करें। फरवरी के मध्य खेत में रोपाई का काम शाम के समय करें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करने की जरूरत होती है। रोपाई के लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 75 बाई 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। कम बढ़वार वाली किस्मों के लिए 65 बाई 45 या 60 बाई 60 सेंटीमीटर दूरी काफी है। इस तरह संरक्षित खेती के तहत किसान ऑफ सीजन में उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने संरक्षित खेती के बारे में जाना। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मुर्तजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने हमें कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया और हमने रिपोर्ट में भी देखा कि बहुत तरह की संरचनाएं संरक्षित खेती के तहत बनाई जाती है, तो एक किसान जो है वो किस तरह से जाने कि उनकी परिस्थितियाँ कैसी है और इसके अनुसार उन्हें किस तरह की संरचनाओं को अपनाना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि संरक्षित खेती में बहुत सारी संरचनाएं का इस्तेमाल होता है। जो किसान के खेत में जो खास करके संरचनाएं हमारे देश में पाई जाती है, उसमें मुख्यतः नाम पॉली हाउस या ग्रीन हाउस होता है, जो कि मुख्यतः जीआई पाइप से बनाई जाती है। और इसके ऊपर जो कवरिंग मटेरियल होता है उसमें ख़ास तरह की हम नेट लगाते हैं, ख़ास तरह की प्लास्टिक लगाते हैं जिससे कि इसको कवर करते हैं। ये पॉली हाउस और नेट किसान के खेत में जो होता है, इसमें किसी बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस कहते हैं। और ये बहुत ही आराम से काम करता है। एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है जिसे नेट हाउस कहते हैं। नेट हाउस जैसा नाम से ही है कि ये नेट के द्वारा बना होता है। इसकी भी जो संरचना होती है वो मुख्यतः जीआई पाइप से बनाई जाती है, लेकिन इसमें जो हम कवरिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो ख़ास तरह का नेट इस्तेमाल करते हैं। और ये नेट जो होता है ये यूवी स्टेबलाइज्ड होता है और जितने भी बीमारी वाले जो अवयव हैं उनको ये अपने अंदर आने नहीं देता। ये इंसेक्ट प्रूफ होता है। अच्छा। और ये इसकी जो दो चीज़ किसान भाइयों को ध्यान रखना है, ये 40 से 50 मेश इसका छिद्र होना चाहिए साइज, और ये यूवी स्टेबलाइज होना चाहिए। ये दोनों स्ट्रक्चर किसान के खेत में बहुत ही कारगर होता है। अगर किसान भाई को चाहिए कि खास करके उत्तर भारत में अगर किसान संरक्षित खेती की शुरुआत करें तो वो नेट हाउस से काम कर सकते हैं, क्योंकि नेट हाउस का जो खर्चा होता है लगाने का वो पॉली हाउस से लगभग 40 से 50% का हो जाता है। जी। और संरक्षित खेती में बहुत तरह की सरल संरचनाएं भी होती हैं, जैसे टनल टाइप का ग्रीन हाउस होता है, मल्चिंग होती है, लो टनल होती है। किसान भाई इसका भी इस्तेमाल कर करके संरक्षित खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन संरचनाओं के बारे में जानेंगे जिनमें कम खर्च करके भी जो तैयार किए जा सकते हैं और कौन सी फसलें उसमें ली जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर हमें बताएं कि संरक्षित खेती अगर करना हो तो किस तरह की सब्जियां लेनी अच्छी रहेगी? संरक्षित खेती से जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो किसान भाई इसके अंदर कोई भी फसल उगा सकते हैं। लेकिन शोध के द्वारा ये पाया गया है कि खास करके उद्यानिक फसलें जिसमें तरह तरह की सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और फूल हैं बहुत सारे, कुछ फल हैं, पौध का उत्पादन, ये सब काफ़ी अच्छे से उत्पादन होता है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। खास करके सब्जी वर्ग में जैसा आपने पूछा, टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, मेलन्स के क्रॉप जितने भी होते हैं, बैगन है, इन सभी फसलों का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। किसान भाई को हम बताना चाहते हैं कि जैसे किसान खुले खेत में अगर टमाटर लेता है तो मुख्यतः हमारे देश में 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। लेकिन संरक्षित खेती के अंदर जो पैदावार होती है वो पैदावार 200 टन प्रति हेक्टेयर से शुरुआत होती है। अच्छा। और किसान भाई 250, 300, 350 टन प्रति हेक्टेयर तक भी हमारे देश के अच्छे किसान पॉली हाउस के अंदर पैदावार कर सकते हैं। दूसरी फायदा ये होता है कि पॉली हाउस में पैदावार जो होती है वो लगभग सालों भर होती है। तो बहुत तरह के फायदे होते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को ज़रूरी है कि ये
पॉली हाउस की चाहिए। खेती करें। लेकिन डॉक्टर मुर्तजा, यहाँ पर बात ये भी तो आती है कि लागत भी तो बहुत ज़्यादा आती है। खुले खेत में जो किसान टमाटर की सब्जी ले रहा है उसकी लागत कम आएगी तुलनात्मक रूप से। अगर पॉली हाउस का निर्माण करते हैं तो क्या जो किसान है उसको इतना मुनाफा हो जाता है कि इसकी भरपाई हो जाए उसकी लागत की और उसे मुनाफा हो? जी, पॉली हाउस के लिए अंदर जैसे मैंने बताया कि संरचना की लगानी पड़ती है और इस संरचना का कॉस्ट होता है। जी जी। 1000 वर्ग मीटर का जो ग्रीन हाउस है, एक अच्छा पॉली हाउस होता है, उसका मार्केट कॉस्ट आज के डेट में लगभग 9 लाख रुपया है। लेकिन किसान भाई को सरकार पूरे देश में जिला उद्यानिक अधिकारी के तहत सब्सिडी मिल रही है और पूरे देश में किसान भाई ये जो पॉली हाउस है 1000 वर्ग मीटर का, ये लगभग 2 से 3 लाख रुपए में किसान का तैयार हो जाता है जी। अब जैसा फायदा ये आपने बताया कि पैदावार लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा होती है, सालों भर पैदावार होती है, गुणवत्ता वाली पैदावार होती है। तो इसलिए जो पॉली हाउस में शुरू के लागत के बावजूद किसान भाई हम लोगों ने ये पाया है कि दूसरे साल से उनका मुनाफा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप पॉली हाउस में खेती करते हैं तो मुनाफा भी सुनिश्चित हो जाता है। तो बहरहाल इसी तरह से संरक्षित खेती के बारे में चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम की अगली एक्सपर्ट जो हैं, विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गई हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर ललिता रानी। आप वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ललिता रानी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, मैम आप सभी का। डॉक्टर ललिता, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। अगर आपने म्यूट पर रखा हुआ है तो कृपया अनम्यूट कर दें। और प्राकृतिक खेती के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, तो कृपया बताएं हमें कि प्राकृतिक खेती जब हम कहते हैं तो खेती की ये किस तरह की पद्धति है, क्या फ़ायदे हैं इससे? नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर ललिता, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। जी, कैन यू हियर मी मैम? जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। कृपया हमें प्राकृतिक खेती के बारे में बताएं। हाँ जी, प्राकृतिक खेती मुख्यतः हम उस खेती को कहते हैं जिसमें हम बिल्कुल भी रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। ना तो उसमें जो रासायनिक खादें हैं जिसमें यूरिया, डीएपी या अन्य कीटनाशक जो खाद हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। ये प्रकृति से जितने भी आपको तत्व मिलते हैं उनको मिला के जो खाद तैयार की जाती है वो प्राकृतिक खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो हम इसी पद्धति से प्राकृतिक खेती को हम करते हैं। बिल्कुल, तो रसायन मुक्त खेती है प्राकृतिक खेती। इसके बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, नमस्कार जी। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। तो मेरा ये प्रश्न है संरक्षण खेती के बारे में कि हम जो एप्पल को जो सेब होते हैं, हम अगर मार्च में ले लेते हैं तो हम अपने जो है एप्पल को कैसे बचा सकते हैं इन खेती से? जी राकेश जी, एप्पल यानी कि सेब की क्या प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं या क्या सवाल है आपका? हाँ, प्राकृतिक खेती के बारे में भी चाहता हूँ और दूसरा सवाल मेरा है जो ओले से कैसे बचाया जाए, जो नेट हाउस की बात चल रही है। अच्छा, नेट हाउस में, ठीक है, बिल्कुल आपके सवाल का हम जवाब लेते हैं। डॉक्टर मुर्तजा बताना चाहेंगे नेट हाउस में कैसे कर सकते हैं? जी, नेट हाउस एक सरल संरचना है और जिसमें कि किसान भाई फसल ले सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर नेट हाउस लगा हुआ है और नेट हाउस में अगर वहाँ उस एरिया में अगर ओलावृष्टि की चांस होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नेट हाउस का जो छत होता है उसमें हम मोटी प्लास्टिक लगा लेते हैं। अगर आप चारों तरफ से प्लास्टिक से ढकेंगे तो ख़ास करके के शिमला में और उत्तर भारत में उस जगह पहाड़ी इलाकों में ये ठंड से भी बचाएगा फसल को, और जो अत्यधिक ओलावृष्टि या अत्यधिक बारिश होगी तो उससे आपको फसल को आप बचा सकते हैं। तो मोटी प्लास्टिक 200 माइक्रोन की जो ग्रीन हाउस की प्लास्टिक होती है उसकी 1 या 2 लेयर से आप इसके छत को और साइड को कवर कर दें। जी, तो राकेश जी, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ललिता, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती जो है इसे अपनाने के क्या फायदे हैं एक किसान को? प्राकृतिक खेती को अपनाने के बहुत फायदे हैं। एक तो हम बात करें अपने स्वास्थ्य के ऊपर, तो क्योंकि ये रसायन मुक्त जो है
खेती है जी। एक तो कम लागत में अच्छा हमें उत्पादन भी मिलता है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अधिक कीटनाशकों का उपयोग करने से हमारे जो शरीर पर बड़े दुष्प्रभाव पड़े हैं। जी। पहला तो कैंसर, आप सभी को पता है कि हमारे पंजाब से भी ट्रेन निकलती है और वो स्पेशल कैंसर के लिए राजस्थान के लिए जाती है, ये सब आप जानते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जो किसान है उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। फिर दूसरी बात हम कहें अपनी धरती की, भूमि की, तो हमारी जो भूमि है उसका जल स्तर भी गिरता जा रहा है इन्हीं कीटनाशकों और रसायनों की वजह से। दूसरा जो है हमारी जो भूमि है उसकी जो उर्वरकता है वो भी बिल्कुल कम हो गई है। मैंने बहुत किसानों के खेतों में सर्वे किया है जिसमें जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही खराब हो गई है। हमारे यहाँ टेस्टिंग भी होती है मिट्टी की, तो उनके रिजल्टों के बिहाफ पे मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा उर्वरकों का उपयोग हो रहा है, जिससे कि धरती जो है वो फटने लगी है और उनका एक साल का जो उत्पादन है वो बिल्कुल खराब हो गया। बिल्कुल, तो अंधाधुंध ये जो रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है उससे इंसान के साथ साथ मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है, और इसी समस्या का जो हल है वो है प्राकृतिक खेती। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है और फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। बता दें कि अक्सर लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ लेते हैं, लेकिन जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों अलग-अलग बातें हैं। प्राकृतिक खेती से जुड़ी ये थी कुछ खास जानकारियां। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर। मैं जानना ये चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती में जानना चाहता हूँ जो हमारा बीजामृत है, जीवामृत है, ओसापा है हमारा, और अग्निपथ है, ब्रह्मास्त्र है, नीलास है, तो इसी दशा में जो है बुवाई के पहले, बुवाई के समय, बुवाई के बाद हमें कब ये सब चीजें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे रोग, कीट और पोषक तत्व के रूप में हम इनको दे सके, अच्छी पैदावार ले सके। दूसरी चीज जो हमारी जो संरक्षित खेती है, तो ऐसी दशा में कुछ जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, तो ये तो मिट्टी के अंदर पैदा होती है। कुछ हमारी जो सब्जियां हैं वो लतादार होती हैं, भिंडी वगैरह पौधे में पैदा होती है। तो हमें फसल की विविधीकरण कैसे करें? और जैसे खुले मैदान में पानी तो हम ऐसे नाली में भर देते हैं, खुले ऐसे खेत में चला देते, तो जो प्राकृतिक जो हमें उसके अंदर खेती करनी, सार्वजनिक खेती में तो हमें पानी किस हिसाब से देना है जिससे ज्यादा न होने पाए, कम न होने पाए। कहीं ज्यादा पानी होता है तो सूख जाता है, कहीं कम पानी होता है तो सूख जाता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे। आइए जानते हैं इनके बारे में। डॉक्टर ललिता, बताएं। मैम, मैं इनका सवाल समझ नहीं पाई हूँ, आप रिपीट कर सकते हैं? क्या कह रहे थे थोड़ा?
डॉक्टर ललिता, इन्होंने कई सवाल पूछे हैं। उनमें पहला सवाल उन्होंने यही पूछा है कि जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, ये तमाम चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो किस समय, किस अवस्था में करना चाहिए, बुआई से पहले, बुआई के बाद, और कितनी मात्रा होनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको बीजामृत बनाना चाहिए। आप जैसे रसायनों द्वारा जो है बीजामृत, जो बीज है उनको ट्रीट करते हैं, तो इसमें प्राकृतिक खेती में सबसे पहले बीजामृत बनता है, जिसमें कि 2 लीटर आपका पानी होना चाहिए, 5 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, और फिर इस घोल को आप 250 ग्राम चूने में और 1 मुट्ठी खेत या मेड़ की मिट्टी उसमें मिक्स करके घुमा सकते हैं, और इसको आप बीज के साथ ट्रीट कर सकते हैं। ये मिट्टी जो मैंने बताई है खेत या मेड़ की, इसके अलावा आप बरगद के नीचे की जो मिट्टी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बरगद की मिट्टी इसलिए क्योंकि वो बहुत छायादार होता है और वहां की मिट्टी साफ सुथरी होती है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए हम उस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है हमारा, ये तो हम तब हम उसको खेतों में डाल देते हैं। दूसरा होता है जीवामृत। जीवामृत में हम 200 लीटर पानी, 10 किलो आप देसी गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर गोमूत्र, 1 से 1.5 किलो तक आपका गुड़ और बेसन, आप इनको मिक्स कर सकते हैं। और आपको सेम मेड़ की मिट्टी लेनी है, और उसके बाद आप जब बीज लगा देते हैं उसके बाद 2 से 3 बार आपको इसको इस्तेमाल करना होता है। फिर जब आपका उसके बाद धन जीवामृत बनता है, इसमें आप क्या करेंगे, 100 किलो देसी गाय का गोबर, 1 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 2.5 ग्राम आप मिट्टी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, और गाय का मूत्र, इनको आपने मिक्स करना है और उसके बाद इनको आपने डाल देना है उसमें खेतों के अंदर। जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो इनका इस्तेमाल आपने कुछ अंतराल बाद 2 से 3 बार आपने खेतों में करना है, जिससे कि आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी, साथ में जो हमारा मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। देखिए, प्राकृतिक खेती का रूल ये है कि आपको थोड़ा सा पहले वर्ष में थोड़ा कम उत्पादन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ेगा उसी प्रकार हर साल आपका उत्पादन जो है बढ़ता रहेगा। आपके खेतों की जो जैविक कार्बन की उपस्थिति है वो बढ़ती रहेगी, जो कि नॉर्मल जो होती है बढ़िया 0 से 8 जैविक कार्बन की उसमें उपस्थिति बढ़ती रहती है, और आपको 4 से 5 साल में आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा उससे। बिल्कुल, तो बहुत ही सीधी सी बात है कि जैसे जैसे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाएगी तो जाहिर तौर पर फसल की जो उत्पादन है वो भी आपको बेहतर मिलती जाएगी। तो नंदस्वरूप जी, विस्तार से जाना आपने बीजामृत, जीवामृत और घन जीवामृत किस तरह से बनाना है, इस्तेमाल कैसे करना है और इनके क्या फायदे हैं। आगे भी बातचीत हमारी इसी तरह से जारी रहेगी, साथ ही संरक्षित खेती के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर होती रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जरूर जुड़े इस कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम सब्जियों में संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राकेश सिंह राठौर जी कानपुर उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
हेलो राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी हाँ मैम, मैं पॉली हाउस लगाना चाहता हूँ कानपुर देहात में। जी जी। तो किस डिपार्टमेंट पे संपर्क करूँ और सबसे न्यूनतम प्रोजेक्ट कितने का होगा? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं इसके बारे में। साथ ही डॉक्टर मुर्तजा, मैं एक सवाल और भी जोड़ दूं। व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे पास ऐसा ही सवाल आया है अवधेश कुमार पांडे जी का, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। ये भी यही जानना चाहते हैं कि पॉली हाउस लगवाने के लिए कहाँ संपर्क करें। जी राकेश जी, आप कानपुर देहात से बोल रहे हैं। वहाँ पर जिला उद्यानिक अधिकारी के पास आपको जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। जिला उद्यानिक अधिकारी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला उद्यानिक अधिकारी होते हैं और वहाँ आपको बताया जाएगा कि संरक्षित खेती के कौन कौन से मॉडल आप लगा सकते हैं। तो ख़ास करके किसान के खेत में लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में पॉली हाउस भी आप लगा सकते हैं, नेट हाउस भी लगा सकते हैं। और जो सरकार की जो मदद होती है उसमें 1000 वर्ग मीटर का जो मॉडल होता है वो ख़ास करके छोटा मॉडल होता है और एक बड़ा मॉडल 4000 वर्ग मीटर का है। तो मेरा ये रहेगा आपको कि आप 1000 वर्ग मीटर का एक पॉली हाउस से शुरुआत कर सकते हैं और उससे कुछ सस्ता विकल्प अगर आप देख रहे हैं तो 1000 वर्ग मीटर का नेट हाउस से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर के नेट हाउस में आपका खर्चा और 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस का खर्चा जो होगा ये आपको लगभग टोटल खर्चा आपका 2 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। तो आपको एक अच्छा मॉडल बन जाएगा जिसमें कि आप काफ़ी अच्छी संरक्षित खेती कर सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमें प्राप्त हुआ है अनिल पारिक जी से। अनिल जी जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत अनइरिगेटेड खेत में कितनी बार और कब कब देना है? जी डॉक्टर ललिता। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि आपका जो जीवामृत है वो घन जीवामृत है, 2-3 बार डालना होता है। थोड़े से गैप के बाद 10-15 दिन के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब अनिल जी के दूसरे सवाल पर आते हैं और दूसरा सवाल जो है वो उनका है कि पूसा की उन्नत किस्मों के सब्जियों के बीज कहाँ से मिल सकते हैं और क्या ये पोस्ट के जरिए भी मिल सकता है? डॉक्टर मुर्तजा, इसके बारे में बताएं हमें। जी, पूसा की बहुत सारी बीज हैं और ख़ास के जो वैरायटीज़ जो हमारी सब्जी वर्ग की है वो पैकेट में बना बनाया मिलता है, किसान भाइयों को सालों भर मिलता रहता है। और जल्द ही मेरे ख्याल से वो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के वेबसाइट पर जाइए www.iari.res.in और इस पर अब एक लिंक आने वाला है जिसमें कि किसान भाई पूरे देश से वो अपना बीज को बुक कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी का बीज हो या धान हो या और भी किसी चीज़ का बीज हो, वो भी शुरुआत होने वाली है। तो वैसे इसका पैकेट मिलता है आराम से और कभी भी आप हमारे संस्थान में आ जाएं तो आप आकर के केस को ले सकते हैं, ये उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल। बीज की ही बात चल रही है डॉक्टर मुर्तजा, तो ये भी जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस में अगर खेती करना चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए दूसरे किसी खास किस्मों का चुनाव करना होता है या खुले खेत वाली जो किस्में होती है वो भी बेहतर उत्पादन देती हैं? जी, पॉली हाउस की जितनी भी वैरायटीज़ है ये खुले खेत से अलग है। जी। खुले खेत की वैरायटी भी यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन पॉली हाउस की जो वैरायटी होती है वो इस तरह से जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने बनाया है, जो ब्रीडर हैं, कि ये पॉली हाउस की वैरायटी सबसे पहले तो ये ज़मीन में ना फैल के ये लंबी जाती है। अच्छा। और ये वैरायटी इस तरह से भी होती है कि ये वैरायटी सालों भर उत्पादन कर सकती है। तो इसके कुछ खास चीज़ होते हैं, इसलिए पॉली हाउस की वैरायटी ध्यान रखना है कि वो खुले खेत की वैरायटी से अलग होगी। बिल्कुल। और आजकल जितने भी खास करके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है और किसान भाई अगर देश में कहीं पर से भी देख रहे हैं ये कार्यक्रम तो वो अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र या अपने आप के कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विभाग में जाकर के पॉली हाउस से संबंधित जो बीज हो उसको लें और उसको लगाएं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर आप खुले खेत से हटकर आप पॉली हाउस को अपनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वहाँ के जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उनसे आप उन्नत बीजों के बारे में, किस्मों के बारे में जानकारी लें और उन्हीं बीजों का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर ललिता, अब आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहेंगे कि हमें बताएं कि प्राकृतिक खेती जब किसान करते हैं तो जैसे कि हमारे जो कॉलर हैं नंदस्वरूप जी, उनका भी सवाल था सिंचाई को लेकर। पानी भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसका भी उचित इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कितना जल संकट भी गहराता जा रहा है। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती जब करते हैं तो उसमें किस तरह से सिंचाई का ध्यान रखते हैं?
जिस प्रकार सिंचाई आपने बताया है कि भूमिगत जो जल है उसको लगातार 1 से 2 फुट नीचे जा रहा है प्रतिवर्ष। जी जी। तो हम प्राकृतिक खेती अपनाने से हमें ये फायदा होगा कि हम जो जीवामृत हो या घन अमृत हो या कोई भी अग्निशास्त्र हो या नीमास्त्र हो उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें पानी की कम मात्रा जो है सिंचाई के लिए देनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं से पूर्ति हो जाती है, क्योंकि हम इसको ये लिक्विड फॉर्म में है। जैसे कि जितने भी घन जीवामृत है या बीजामृत है, इनमें ज्यादा पानी की मात्रा नहीं होती है, सिंचाई की मात्रा नहीं होती है। और दूसरा, इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं भूमि में, वो क्या कम से कम जो तो होते हैं वो 3000 तक डेवलप हो जाते हैं नीचे। और वो क्या करते हैं, और केंचुए जो देसी केंचुए हैं मुख्यतः, वो क्या करते हैं, जमीन में सुराख करते रहते हैं। बिल्कुल। और वो करते हैं, एक जाल बना देते हैं जिसमें कि जो हमारा पानी रिचार्ज होता रहता है। और रिचार्ज होने के बाद क्या होता है कि हमें जो पौधों का पानी है वो निरंतर मिलता रहता है, वो उसमें समाहित हो जाता है। तो इससे ये फायदा होता है कि हमें सिंचाई का ज्यादा उसमें इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि हमारा जो भूमिगत जल है वो भी रिचार्ज होता रहता है और साथ में जो पेड़ पौधे हैं वो भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से बातचीत जारी रखेंगे डॉक्टर ललिता आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। महेश जी सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो मैडम, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार महेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? टमाटर की खेती के लिए जी व्हाइट मल्चिंग पेपर और ड्रिप के साथ माइक्रो स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं क्या, और उसमें कुछ फायदा मिलेगा क्या? जी जी। डॉक्टर मुर्तजा बताएं क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, सांगली महाराष्ट्र में खास करके आप पॉली हाउस लगा रहे हैं। पॉली हाउस में आप टमाटर की खेती करेंगे तो आपने अच्छा प्रश्न किया कि इसमें आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाइए। और पॉली हाउस में आप इस तरह से ध्यान दीजिए कि आप पौधे से पौधे की दूरी जो होगा आप कम से कम 45 सेंटीमीटर रखिए। और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में आप ध्यान रखिए कि जो ड्रिपर होगा वो खास कर टमाटर के लिए इसमें 2 लीटर प्रति आवर का ड्रिपर लगाना है जी। और सही जो सूचीकरण है, अगर आप सिंचाई सूचीकरण करेंगे, समय समय पर पानी में घुलने वाले खाद ड्रिप सिंचाई से देंगे तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा पॉली हाउस के अंदर आप टमाटर की बहुत ही अच्छी खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल महेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बिल्कुल पॉली हाउस में आप ड्रिप इरिगेशन को अपना सकते हैं, इससे पानी की बचत भी होगी और उत्पादन भी अच्छी मिलेगी आपको। इसी तरह से चर्चा जारी रहेगी हमारी हेलो किसान कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और डॉक्टर ललिता एक सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक ने भेजा है, उसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ओम नामदेव जी मध्य प्रदेश से ये जानना चाहते हैं कि वो बांस की प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसमें गोबर खाद के अलावा उन्हें और क्या डालना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, ये जानना चाहते हैं। जो बांस की प्राकृतिक खेती है ये मुख्यतः आपको जो हिमाचल एरिया है जी जी और हमारे हिल्स हैं उनमें ज्यादा होती है, तो वहाँ ऑलरेडी उसी तरीके से प्राकृतिक खेती के जो तत्व हैं, माइक्रोब्स हैं, वो उपलब्ध होते हैं। तो अगर आपने उसमें प्राकृतिक खेती तौर करना है तो आप उसमें
घन अमृत, जीवामृत से भी उसका जो है आप उसे डाल सकते हैं और उसका उत्पादन और उसका ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पौधों की ग्रोथ भी इन्हीं से बढ़ेगी, क्योंकि जितना खाद होगा, जितने माइक्रोब्स डेवलप होंगे, उसी में जो है पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, यानी कि वो लंबा जाता है उसमें इन खादों के द्वारा, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी प्राकृतिक है। और साथ में मल्चिंग, जो मल्चिंग होती है, जैसे हमारा ये अभी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में जो हमारा पराली है, पराली के इस्तेमाल से भी आप उसे ढक दें तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हो जाएंगे, और उसमें माइक्रोब्स पड़ने से क्या होगा कि पौधे की जो पोषक तत्व, जो भी हमारे 16 या 17 पोषक तत्व हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए चाहिए, पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए, वो उन माइक्रोब्स में उपलब्ध होते हैं, और इसी प्रकार से आप उसका जो है ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो ओम नामदेव जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और किस तरह से आप बांस की प्राकृतिक खेती को और आगे बढ़ा सकते हैं ये आपने जान लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मुर्तजा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो संरक्षित खेती किसान करना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या प्रशिक्षण ले लेना बेहतर नहीं होगा, और प्रशिक्षण अगर लेना चाहते हैं तो कहाँ से लें? जी, संरक्षित खेती किसान भाइयों को सबसे पहला चीज़ है कि किसान भाई इस मॉडल को देखें, तो एक जो हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के। तो आजकल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं पूरे देश में, और उसके अंतर्गत जितने भी केवीकेज हैं, हर जगह पर लगभग आजकल संरक्षित खेती के कोई ना कोई मॉडल होते हैं। तो जिन्हें भी करना है वो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, और जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पूसा संस्थान है, कहीं पर भी आप आकर के सबसे पहले किसान भाइयों को इसे देखना चाहिए कि ये किस तरह का होता है संरचना, इसके क्या क्या अवयव होते हैं इसमें, और जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रोफेसर इस पर काम कर रहे हैं, उससे बात करें उससे, और जो टेक्निकल्स हैं वो इसकी पूरी जानकारी इसकी उपलब्ध होती है इसकी। और हर जगह जगह पर संरक्षित कृषि से संबंधित जो बुकलेट्स वगैरह भी उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को इसकी जानकारी लें, उसके बाद कोशिश करें कि ये संरक्षित खेती से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग कर लें। 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। हम लोग भी नियंत्रण, आज ही हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने क्लोज किया है दिल्ली के आसपास के किसानों के लिए। वो पिछले 3 दिन की ट्रेनिंग थी संरक्षित के, तो 3 दिन के भी हो जाती है, 5 दिन के भी होती है। कोशिश करें कि पहले आप डिमॉन्स्ट्रेशन करें, कहीं विजिट पर जाएं, क्योंकि आजकल सभी केवीके वगैरह इस तरह से किसानों को अपने साथ टूर पर ले जाते हैं, दिखलाते हैं उन्हें सभी आधुनिक तकनीक, और उसके बाद किसान को चाहिए कि वो 3 दिन या 5 दिन का ट्रेनिंग कर लें, तो वो बहुत अच्छी उनके लिए अच्छा होगा। यानी कि अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से जो संरक्षित खेती है वो की जा रही है और इससे किस तरह का लाभ हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी आनंद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। हम जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत क्या लहसुन खेती की जा सकती है? प्राकृतिक खेती करते हुए क्या नॉर्मल यानी कि रसायन वाली खेती भी की जा सकती है कि नहीं? जी डॉक्टर ललिता बताएं, क्या तरीका होना चाहिए? अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उससे अगर प्राकृतिक खेती तक आना चाहते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जमीन कितनी है। ठीक। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं और आप प्राकृतिक खेती पे आना चाहते हैं तो कम भाग में, यानी कि 1 एकड़ जमीन में ही आप पहले शुरुआत करें। अच्छा। पहले इसकी जो मृदा की यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो उसमें आपकी 3 से 4 साल लग जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप धीरे धीरे करें, ना कि आप इमीडिएटली करें कि आप पूरा का पूरा जो खेत है, जितने भी एकड़ आपके ज्यादा हैं, उसी में प्राकृतिक खेती करेंगे तो वो फिर किसान के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। और धीरे धीरे आप जो आपकी कमर्शियल फसलें हैं उसके साथ आप सह फसलों का, दलहन की फसलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की जो तत्व हैं वो बढ़ जाएं। और इस तरीके से आप पहले छोटे भाग से स्टार्ट करें, तभी धीरे धीरे आप रासायनिक जो है खेती उसको आप कम कर पाएंगे।
बिल्कुल। तो आनंद जी, जाना आपने कि किस तरह से आप धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मुर्तजा आपसे जानना चाहेंगे कि खास करके अगर हम बात करें संरक्षित खेती की, तो हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें बहुत तेज़ी से तकनीकी विकास होता जा रहा है। नई नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट हम सुन रहे हैं। हाइड्रोपोनिक भी अब हम सुन रहे हैं कि बिना मिट्टी की भी खेती की जा सकती है, अगर उसे इस तरह से हम पेश करें तो हमें बताएं कि ये किस तरह की खेती है और इससे क्या लाभ हैं। देखिए, आजकल संरक्षित खेती के जो बहुत सारे नए आयाम हैं, उसमें जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है जी। इसका क्या मतलब होता है कि इन सभी को व्यावसायिक रूप से करने के लिए आपको संरचना होती है। तो संरचना किसान भाई के पास होती है, चाहे वो जैसे मैंने बताया ग्रीन हाउस होती है, नेट हाउस होती है। अब इसी संरचना के अंदर अगर किसान अगर मिट्टी रहित खेती कर रहा है तो उसके बहुत सारे आजकल टेक्निक विकसित हो गई है, जिसमें कि मिट्टी रहित तकनीक में एक जो टेक्निक आपने बताया हाइड्रोपोनिक्स तकनीक होती है। हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ होता है कि मिट्टी रहित है। इसमें अगर हम बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारे इसमें आजकल मिट्टी के विकल्प आ गए हैं। जैसे हमारे देश में नारियल का भूसा बहुत ज़्यादा है, वर्मी कंपोस्ट है और पराली वगैरह है। इसको भी किसान भाई इसको किसी गमले में, किसी कंटेनर में रख करके हम खेती कर सकते हैं। अगर किसान प्योर वाटर में, प्योर जल में खेती कर रहा है तो उसे हम हाइड्रोपोनिक्स का वर्ड देते हैं। जी। इसमें खेती इस तरह से होती है कि पॉली हाउस के अंदर में ही हम तरह तरह के पाइप्स बनाते हैं और उस पाइप्स के अंदर जल का प्रवाह किया जाता है और उसके अंदर जगह जगह पर हम पौध को लगाते हैं। तो इसे आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। इस तरह की तकनीक आजकल बहुत सारी विकसित हो गई है और इसका एक और रूप आ गया है कि आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। आप एक लेयर, 2-3 लेयर से खेती कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि हाइड्रोपोनिक्स की जो तकनीक होती है ये बहुत ही कारगर होती है, क्योंकि इसमें जल का प्रवाह बनाए रखना पड़ता है और उसके अंदर हम जितने भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर वगैरह है उसका फ्लो कराते हैं और उसके अंदर जितनी भी सब्जियां हैं, फूल हैं, फल है, उसका उत्पादन हो सकता है। तो संरचना किसान भाई के पास रहता है। एक बार जब पॉली हाउस बन जाता है तो अच्छे पॉली हाउस का लाइफ 30-40 साल होता है। अच्छा। तो किसान भाई के पास ऑप्शन होता है। हम लोग जैसे मॉडल बनाए हैं, पॉली हाउस बनाए हैं, उसके अंदर आधे भाग में मिट्टी खेती कर रहे हैं, आधे भाग में मिट्टी रहित खेती कर रहे हैं जी। हाइड्रोपोनिक्स किसान के पास सारा ऑप्शन हम लोग देते हैं आजकल। जो किसान जिस तरह की खेती कर चाहे पॉली हाउस के अंदर वो मिट्टी सहित खेती भी कर सकता है, मिट्टी रहित खेती भी कर सकता है। तो इसके लिए क्या फसलों का चुनाव भी अलग अलग होगा? मिट्टी रहित में और मिट्टी के साथ अगर खेती कर रहे हैं तो क्या अलग अलग फसलें उसमें ली जाएंगी? नहीं, एक अच्छी बात यह होती है कि फसल वही होती है। अच्छा। सिर्फ मिट्टी रहित खेती करने में किसान को पॉली हाउस के अलावा जैसे वर्टिकल फार्मिंग करना है, हाइड्रोपोनिक्स करना है, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या पाइप चाहिए, क्या उसका उपलब्ध कराना पड़ता है और खास करके उसकी कुछ जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है, सॉइललेस है, एरोपोनिक है, तो ये सब नई तकनीक है जिस पर कि आजकल पूरे देश में काम हो रहा है। जी बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जैसे कि आप पहले ही बता चुके हैं कि इसके लिए बेहतर होगा कि डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो देखिए, ट्रेनिंग लीजिए, तो आप आसानी से इसे अपना पाएंगे। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ललिता, आपसे जानना चाहेंगे, प्राकृतिक खेती जब किसान करते हैं तो जो पारंपरिक तौर तरीके हैं खेती के, उसमें उन्हें कुछ बदलाव करने होते हैं। हमने सुना है कि इसमें गहरी जुताई करने की मनाही होती है या कहा जाता है कि न करें। क्या वजह है इसकी? क्या होता है इसमें? जुताई हल्की क्यों रखनी है? देखिए, प्राकृतिक खेती का जो पहला सिद्धांत है वो यही है कि हमें इसमें जुताई नहीं करनी होती। इसका सारा जुताई का काम हमारे जो माइक्रोब्स या केंचुए होते हैं वो करते हैं जी, ताकि हमारा जो पानी है या पोषक तत्व है वो निरंतर पौधे की जड़ों तक पहुंच सके जी। तो इसीलिए हम जो है इसमें निराई जुताई नहीं करते हैं प्राकृतिक खेती में। साथ ही पौधों की दिशा का इतना महत्व क्यों है? इसमें जो आपके पौधों का दिशा उसमें, हाँ जी, उसमें देखिए जो भी आपके धूप है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है जी, तो में फोटोसिंथेसिस के हिसाब से हमें जो है पौधों का रोपण करना चाहिए। क्या होता है, कई हमारे जो केंचुए होते हैं उन्हें
ठंडक चाहिए होती है और बहुत ज्यादा तापमान में वो मर सकते हैं। इसलिए हम उसमें मल्चिंग भी करवाते हैं ताकि उनकी जो सीधी रोशनी है वो उन जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जीव जंतु हैं या हमारी जैविक कल्चर है उसके अंदर, ताकि वो ना मरे। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही है इतना धूप पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है और इसका इफेक्ट हमारी फसलों पर सबसे ज्यादा हुआ है। क्योंकि जो हमारी अगैती पिछैती जो फसलें हैं उनका जो साइकिल है वो बिल्कुल बदल गया है। तो इसलिए जो हमें फसलों का जो हमारा फोटोसिंथेसिस है या ज्यादा धूप है, टेम्परेचर है, अपने माइक्रोजीव जितने भी उनको बचाने के लिए हमें पौधों का जो रुपाई है वो जो है उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन चाहते हैं, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। नरेंद्र कुमार जी हाथरस उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। और डॉक्टर ललिता बताएं हमें क्या अंतर है? रसायन मुक्त खेती ये दोनों ही है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है, क्या अंतर है? हमारी जो जैविक खेती है उसमें हम किसी भी प्रकार के जो हमारे रसायन है उनका उपयोग नहीं करते हैं। इसमें मिट्टी से लेकर फलों के उत्पादन तक हमारा सारा प्रोसेस है वो सारा का सारा हमारा जैविक तरीके से होता है। इसमें हमें सर्टिफिकेशन की भी जरूरत होती है। कोई भी जो हमारा उत्पादन होता है वो उसको भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में हम दोनों ही मिक्स करते हैं। इसमें ऐसा जरूरत नहीं होती है कि भाई हमें प्राकृतिक खेती में कोई सर्टिफिकेट देना है या हमें कोई सर्टिफिकेट किसी संस्था से प्राप्त करना पड़ेगा। इसमें हम जो है प्राकृतिक खेती में धीरे धीरे जो है हम प्राकृतिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यही फर्क है कि जैविक तो सारी की सारी आपकी रसायनों से मुक्त है, इसीलिए इसको किसानों ने कम अडॉप्ट किया है और इसमें ज्यादा दुविधाएं भी आती हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं है। बिल्कुल। तो नरेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया होगा आपने कि क्या अंतर है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ और बातें, साथ ही संरक्षित खेती के बारे में भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मुर्तजा हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान अब जो संरक्षित खेती है वो करना चाहते हैं, तो आप क्या सुझाव देंगे? किन किन फसलों को इस वक्त वो ले सकते हैं अगर नर्सरी लेनी है या फिर सब्जी लगानी है? तो अगर कोई किसान अभी संरक्षित खेती शुरुआत करते हैं तो हम लोग सबसे पहला स्टेप उनको बोलते हैं कि जहाँ पर भी संरक्षित खेती करनी है उस जगह की पानी और मिट्टी उसकी वो अच्छी से टेस्टिंग करा लें। और ये टेस्टिंग कहाँ होगा?
ये किसी भी KVK में भी हो जाएगा, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप इसकी आप ट्रेनिंग टेस्टिंग करा लें और उसके आपको सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी मिल जाएगी और उस रिपोर्ट को किसी विशेषज्ञ के पास दिखला करके वो आप उसकी जानकारी उसके अनुसार वो पौधे बताते हैं कि इसमें कौन सी पौध यहाँ पर लग सकती है, मिट्टी में क्या डालना है, किस तरह की सिंचाई करना है। तो ये बहुत ही पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि इसकी संरचना लगाने के लिए आप जिला उद्यानिक अधिकारी के पास जाइए, वो बताएंगे आपको कि कौन कौन सी स्कीम है, कब तक में आपका ये टाइम ये लग जाएगा। तो आपको एक अंदाज लग जाता है कि ओके इतने दिन के बाद हमारा संरचना तैयार हो जाता है। जब संरचना तैयार होती है तो ज़्यादातर पॉली हाउस के अंदर में हम बीज में ना लगा के हम पौध लगाते हैं और ये पौध तैयार होने में करीब 25 से 30 दिन का समय लगता है। इसमें बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जैसे कि अभी गर्मी का समय आने वाला है, तो इस समय के लिए खास करके बहुत अच्छी तरह के आजकल खीरे आ गए हैं जो कि बहुत ही, क्योंकि गर्मी में खीरा काफ़ी उपयोगी होगा। टमाटर और मिर्च के हिसाब से भी थोड़ा देर हो गया है, तो किसान भाई खीरा का पौध लगा करके अच्छी बीज ले लें, उसका पौध लगा लें, 25 से 30 दिन में उसका पौध तैयार हो जाएगा, तब तक में वो अपनी संरचना तैयार कर सकते हैं। तो ये टाइमलाइन रहेगा कि लगा करके शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर और तरबूजा खरबूजा भी मेलन्स जो लगा सकते हैं, तो इस हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत सारी लगा सकते हैं जो कि खास करके गर्मी के लिए है। तो इन सभी फसलों का उनके पास ऑप्शन तो है। अगर इस वक्त शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये आपने जान लिया। आगे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। संजय कुमार दास पश्चिम बंगाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग कैसे लिया जाएगा और इसमें कीटनाशक कैसे बनाने की क्या कोई विधि है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। आइए जानकारी लेते हैं। डॉक्टर ललिता बताएं कि ट्रेनिंग कहाँ से लें और कीटनाशक किस तरह से बनाएं। जैसे कि ICAR के द्वारा हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो प्रपोज्ड होती हैं, हर साल हो रही हैं। जब से प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट आया है, अब किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे अभी रिसेंटली जो है गुरुकुल है यहाँ पर, जो कि हमारा डेमोस्ट्रेशन है यहाँ पर, गुरुकुल आपने सुना ही होगा। तो उसमें भी हमारे जो दो साइंटिस्ट हैं वो एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में जो है अभी बनाए गए हैं, और वो ही जाके आपको किसानों को अवेयर भी करेंगे और ट्रेनिंग्स भी देंगे प्राकृतिक खेती के तौर पर। तो आपके क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां आपको ट्रेनिंग उपलब्ध है। 2 दिवसीय भी है, 3 दिवसीय भी है, और अब हम 5 दिवसीय भी करने जा रहे हैं ताकि किसान को प्रॉपर तरीके से जो समझाया जा सके। तो आप इस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ललिता, व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है। भंवर सिंह राजपूत जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए क्या सरकार की ओर से भी कोई मदद मिलती है? हाँ जी, देखिए जैसे सरकारी हमें प्रमोशन के लिए ICAR का जो प्रोजेक्ट है नेचुरल फार्मिंग का, उसके अंडर में हम किसानों को जो कि प्राकृतिक खेती में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो हम प्रमोशन के लिए उन्हें ड्रम और देसी गाय, अभी सरकार ने भी अनाउंसमेंट की है कि देसी गाय भी सब्सिडी के तौर पर किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर ललिता, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मुर्तजा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पहले से संरक्षित खेती कर रहे हैं, सब्जियां लगी हुई हैं जिनके पॉली हाउस में, उन्हें किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त करने हैं? जी, पॉली हाउस में जो अभी किसान सब्जी लगाए हुए हैं या फल फूल लगाए हुए हैं, तो ये समय होता है कि सारा पैदावार हो रहा होता है। तो इसमें खास करके अभी 2-3 बात का ध्यान रखना है कि खास करके सिंचाई उर्वरीकरण पर बहुत ध्यान दें। और इस समय खास कर जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा सभी लगभग तैयार हो चुके हैं। तो इस समय खास करके ध्यान दें कि सप्ताह में कम से कम 2 बार सिंचाई हो
और उसमें जितने भी जो पोषक तत्व हैं उस वो दें। खास करके पोटाशियम का ज़रूर ध्यान दें आप किसान भाई। पोटाशियम के लिए आप SOP पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाशियम की सही मात्रा जो होती है वो आप ड्रिप के द्वारा, फर्टिगेशन के द्वारा पौधे में दें। दूसरी बात है कि जितने भी पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उसका भी ध्यान रखें। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसकी नियंत्रित मात्रा आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा या स्प्रे द्वारा भी डाल सकते हैं। जी जी। दूसरी बात यह है कि अभी जाड़े से गर्मी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना, ये देखना कि इस समय बहुत सारी, अगर आप बीमारी के अवयव से बचाना है तो देखिएगा कि पॉली हाउस के चारों तरफ, अपने पॉली हाउस के अंदर कोई भी खरपतवार ना हो, पॉली हाउस में अंदर सफाई हो, और दूसरा बात कि पॉली हाउस के अंदर जितने भी कुछ खरपतवार आप उसको बाहर फेंक दीजिए। जो आपका डबल डोर सिस्टम उसको अच्छे से बना के रखिए। कहीं पर भी छिद्र वगैरह है उस पर आप उसमें नेट से उसको या पॉलीथीन से उसको अच्छे से सील दीजिए। तो आने वाले समय में खास करके अभी फरवरी महीने में और मार्च महीने में इस बात का ध्यान रखना है कि बीमारी से बचाना भी है पौधों को। तो इन दो चीज़ों को तो किसान में अगर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में जो अभी सारे फसल तैयार हैं वो बहुत ही अच्छे पैदावार देगी और किसानों को अच्छी कमाई हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर मुर्तजा हसन, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी इस कार्यक्रम के दौरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थी कुछ अहम जानकारियां कि किस तरह से आप संरक्षित खेती कर सकते हैं सब्जियों की और इसमें कितना फ़ायदा है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती से आपको किस तरह के लाभ है। रसायन मुक्त खेती को ज़रूर अपनाएं क्योंकि ये आपके और हमारी सेहत, मिट्टी की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो किसान का अगला विषय आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में इसी तरह के खास विषय हम आपके लिए लाते हैं। तो अगला विषय हमारा रहेगा पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं, साथ ही शुकर पालन। इन विषयों पर अगले कार्यक्रम के दौरान हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बीच आप अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। नोट कर लें हमारा ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरे नगमे, दिल मेरा लगे कहने। सुनो का एक क्लब है सीजन 2, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एवर शो। रात भर छाना, रात भर छाना छाना रे, चमक इश्क का है। मानसी बहुत परफेक्शन से गाती है हमेशा। लेना ठग लेंगे लेना ठग लेंगे। प्रकाश तो स्टार बन चुका है यार। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकॉर्ड विद यू। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।